हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंश्योरेंस में, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूलिंग ऑफ रिस्क। तो यहाँ पर ना ये आपका बेस बना देगा रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर आपने फाइनेंस भी पढ़ रखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिस्क क्या होता है और कितने तरह के रिस्क हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बस थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके लिए एक्सपेंशन वाला पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है बेसिकली यहाँ पर ना दो टर्म्स होते हैं, एक होती है अनसर्टेनिटी और एक होता है रिस्क। अनसर्टेनिटी होती है कि वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट कि कोई एक यहाँ पर इंसिडेंट या इवेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से कुछ हमें अलग तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और रिस्क होता है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी रिस्क ले रहे हैं, ये जो अनसर्टेन इवेंट था ये एक्चुअल में हो गया, जिसकी वजह से हमें या तो कोई भी लॉसेस हो सकते हैं या तो कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो रिस्क क्या है यहाँ पर? पॉसिबिलिटी है लॉस का या फिर एक अनफेवरेबल आउटकम का, जो कि पर्टिकुलर एक्शन या डिसीजन से सामने देखने के लिए मिलता है। अब रिलेशन करें अगर हम इसका अनसर्टेनिटी के साथ में, तो रिस्क आपका क्यों आएगा? क्योंकि अनसर्टेनिटी हो रही है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी उतना ही हायर लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व देखने के लिए मिलेगा। अब एडवर्स डेविएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर डिविएशन क्या होता है? मीन और डिविएशन पढ़ा था बचपन में कि हमारे पास में एवरेज कोई भी काम है, वो मान लो मैं बोलूं ऑन एन एवरेज 10 लोग स्कूल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी दिन अगर 12 लोग स्कूल आते हैं या फिर यहाँ पर किसी भी दिन 7 लोग स्कूल आते हैं, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर हमारा जो है डिविएशन आ गया। तो डिविएशन होता है कि किसी चीज से हम हट गए। अब इसमें डिविएशन भी दो तरह का होता है। एक होगा एडवर्स, जो कि हमारा अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं, और एक होता है फेवरेबल। फेवरेबल क्या होगा? एक हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि गोल्ड के प्राइसेस हाई जाएंगे और गोल्ड के प्राइसेस हाई चले गए और मुझे प्रॉफिट हो गया, राइट। ऐसे ही मैंने जब यहाँ पर सोचा कि एडवर्स या अनफेवरेबल डिविएशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। तो एक पोटेंशियल डिविएशन किसी भी एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड आउटकम का जो कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? एडवर्स डिविएशन। की मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हो गया और वो नेगेटिव जो रिजल्ट्स आए वो मेरे लिए अनफेवरेबल हैं, तो मैं इसे एडवर्स या फिर अनफेवरेबल बोलूंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंटेक्स्ट की या फिर डिपेंडेंट टर्म्स की, तो रिस्क का क्या यहाँ पर मीनिंग होता है? तो यहाँ पर फाइनेंशियल, बिजनेस, हेल्थ, लीगल, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। जैसे मैंने बोला था फाइनेंशियल रिस्क, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि मेरा ना पैसे का कोई लॉस हो गया, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मॉनेटरी लॉसेस की। फिर आता है आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में है कि जो हमारी बिजनेस है, या तो इसके ऑपरेशंस यहाँ पर रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, या मार्केट में हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आता है हेल्थ रिस्क। तो हमारे फिजिकल या मेंटल वेलबींग को कोई भी थ्रेट है, अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत हमें लग रही है, तो हेल्थ रिस्क हो गया। लीगल रिस्क क्या है? पोटेंशियल की हमारे ऊपर लीगल पेनल्टीज या लॉ सूट्स लग सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल रिस्क, जो हमारा रिस्क पोटेंशियल हार्म हम अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो परसेप्शन है रिस्क का वो बदलता रहता है अमंग इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन। अब उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज, टॉलरेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो रिस्क का परसेप्शन है वो भी बदलता है। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्क हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आगे फ्यूचर में जाकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, रेदर देन सर्टेनिटीज। हम सर्टेन नहीं, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, बट आई एम हियर कैलकुलेटिंग इट एज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट हैपन। ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, रेदर देन कि ये होगा ही होगा, ऐसा मैं यहाँ पर सर्टेन हूँ। तो स्पेशली जब हमारे आउटकम्स क्या है, अननोन या अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो अनसर्टेनिटी रिस्क मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस में किस तरह आती है? तो कोर कॉन्सेप्ट आपका क्या है रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस में? कि रिस्क यहाँ पर आपकी वो अनसर्टेनिटी हो गई अबाउट टू द आउटकम ऑफ एन इवेंट या सिचुएशन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी क्या है? डाउट या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, किसके रिगार्डिंग? कि क्या कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी एक तरीके के रिस्क पर हूँ, तो इसका क्या मतलब हो गया
कि यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? और इसकी वजह से मुझे क्या लॉसेस हो सकते हैं एंड क्या लॉसेस यहाँ पर नहीं होंगे। अब यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम एडवांस में डिटरमिन करें कि कौन-सा आउटकम जो है वो सच में होगा। जैसे रेट्स बढ़ भी सकते हैं, रेट्स कम भी हो सकते हैं, रेट्स हो सकता है कि सेम ही रहें। अब क्या चीज़ यहाँ पर होने वाली है ना? कोई भी रिस्क सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर कब होता है ऐसा? जब हमें पता है कि एक ही पॉसिबल आउटकम है जो हो सकता है और आउटकम जो है वो हमें इन एडवांस विद सर्टेनिटी पता चल जाता है। कनेक्शन यहाँ पर रिस्क और लॉस के बीच में क्या है? तो जब अनसर्टेनिटी आपकी रिस्क कब बन रही है? जब यहाँ पर एक पॉसिबल आउटकम एटलीस्ट है जिसमें लॉस हो सकता है। अब एक सिचुएशन जहाँ पर मल्टीपल आउटकम्स हैं, लेकिन किसी में भी लॉस नहीं होना, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रिस्क डेफिनेटली नहीं मानने वाले। अब आते हैं यहाँ पर अनसर्टेनिटीज के बारे में। तो अनसर्टेनिटी क्या है कि भाई क्या कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस दैट इज द रिस्क, कि भाई कोई भी यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो फोकस क्या है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस में, कि यहाँ पर हमें किस तरीके से उन रिस्क के ऊपर फोकस करना है जो कि लॉसेस ला सकते हैं। अब देखो लॉसेस भी ना हमारे पास में 2-3 तरह के होते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं कि एक लॉस क्या है, एक अनइंटेंशनल या इनवॉलंटरी गिविंग अप ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। तो हम यहाँ पर क्योंकि इंश्योरेंस में पैसे की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, तो समथिंग दैट इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस टू अस, लेकिन यहाँ पर वो हम अब लूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए लॉस होगा। और लॉसेस जो हैं वो आपके फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, टेंजिबल और इंटेंजिबल कैसे भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस क्या है कि मेरे पास जो पैसा था वो यहाँ पर किसी वजह से, मान लो किसी का पैसा है वो चोरी हो गया, या यहाँ पर उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, उन्होंने कोई सामान खरीदा जिसकी वैल्यू अचानक से गिर गई। नॉन फाइनेंशियल आपकी हेल्थ हो सकती है ना? इसके अलावा यहाँ पर आपकी रेपुटेशन हो सकती है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में कोई भी फिजिकल एसेट है जो कि चोरी हो गया, खो गया, टूट गया। और इंटेंजिबल यहाँ पर हमारी जो राइट्स हैं, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, गुडविल होती है कंपनीज की, है ना? तो ये सब हमारी जो है इंटेंजिबल में आती हैं। तो चांसेस क्या है लॉस या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ लॉस, तो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ रिस्क हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो रिस्क जो है, ठीक है, वो क्या होगा कि कोई चांस है यहाँ पर या प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक लॉस हमें हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी को हम समझेंगे कि लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में यहाँ पर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है लॉस की। अब कितना ऑफन ये लॉस जो है वो हम सोचते हैं कि हो सकता है आउट ऑफ अ नंबर ऑफ एक्सपोजर्स या ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बहुत बार सर्वर डाउन हो जाते हैं बैंक्स के या इंश्योरेंस कंपनीज की, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह पेमेंट कर दी। अब हो सकता है कि वो प्रीमियम हमारी तरफ से पे हुआ, बैंक से पैसे गए, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं शो हो रहे, तो ये एक तरीके का लॉस है। अब ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट जो है वो आपका 3-4 बार हो जाए किसी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इवेंट्स में, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो रेंज जो है प्रोबेबिलिटी की बचपन में भी पढ़ा था, 0 से लेकर 1 तक होती है ना? तो यहाँ पर 0 का मतलब है कि कोई चांस ही नहीं है कि पर्टिकुलर इवेंट होगा। 1 का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट होना ही होना है, ठीक है? तो 0 आपको इम्पॉसिबल और 1 आपको बताता है कि पर्टिकुलर इवेंट डेफिनेटली होने वाला है। अब जो ज़्यादातर यहाँ पर रियल वर्ल्ड रिस्क हैं, वो 0 से 1 के बीच में ही फॉल करते हैं। अब कितनी अनसर्टेनिटी है, हाइयर अनसर्टेनिटी है तो आप यहाँ पर 1 के क्लोज होगे, अदरवाइज आप 0 के, तो 0 से 1 रहेगा। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी है लॉस की कि भाई ये जो नंबर ऑफ प्रोबेबल लॉसेस हैं अपॉन नंबर ऑफ प्रोबेबल एक्सपोजर्स। एक्सपोजर्स क्या होते हैं? ऐसा एक्सपोजर के लिए ना हम लोग बहुत तरह के एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने शेयर्स खरीदे, ठीक है, और शेयर्स में आपने 5 लाख रुपए लगाए। अब ये जो 5 लाख रुपए के आपने शेयर्स खरीदे हैं, अब इसमें आपके पास में क्या हो सकता है, या तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाए, या तो कम हो जाए, या तो कांस्टेंट रहे, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये मेरे लिए एक्सपोजर हो गया 5 लाख रुपीस का, और पॉसिबल एक्सपोजर ये सब हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोबेबल लॉसेस के कितने हमारे लॉस हो सकता है। अब शेयर की वैल्यू यहाँ पर हो सकता है कि 1 लाख रुपए से कम हो जाए या 2 लाख रुपए से कम हो जाए। तो ये मेरे पास है कि भाई टोटल यहाँ पर कितना लॉस हो सकता है और नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सपोजर्स, ठीक है? तो इंटरप्रेट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी अगर लॉस की है तो मतलब ज्यादा रिस्क ले रहे हैं,
और अगर यहाँ पर लोअर प्रोबेबिलिटी है लॉस की तो लेस रिस्की है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो किसी को ना ब्रेन ट्यूमर हुआ हो और वो ठीक हो गए, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, सब कुछ सही हो गया, नाउ दैट पर्सन इज हेल्दी एंड फिट, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज उनको इंश्योरेंस नहीं देती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो बहुत हाई है। अगर हम बात करें जैसे कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रिकरिंग होती हैं नेचर में और ये वापस भी आ जाती हैं। तो इसी में हमें हायर रिस्क दिखा, ग्रेटर रिस्क दिखा, और लोअर प्रोबेबिलिटी हमारे पास में। अगर हम हेल्थ रिस्क को ही लेकर चलें, तो अगर मान लो कोई हेल्दी फिट पर्सन है 25 से लेकर 30 की एज में, जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपना वर्कआउट करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, है ना? और कोई भी ऐसी फैमिली की भी कोई खास ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है डायबिटीज की या फिर ब्लड प्रेशर की, तो आप देखेंगे कि इनके साथ में लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, तो लेस रिस्की है। तो यहाँ पर अगर 70% चांस है किसी एक लॉस के, तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा रिस्कियर है। अगर 10% चांस है तो वो कम रिस्की होगा। अब आते हैं रिस्क एंड परसेप्शन पर। तो जब लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत रिस्की चीज है, इसका मतलब है कि इसके होने के चांसेस, इस नेगेटिव आउटकम के होने के चांसेस बहुत हाई हैं, और यहाँ पर इसको हम क्वालिटेटिवली प्रोपोर्शनल लेकर चलते हैं कि एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड क्या है लॉस का। हो सकता है मेरे पास में बहुत हाई चांसेस है कि मुझे 70% लॉस हो जाए, ठीक है? लेकिन वो 70% जो लॉस हो रहा है वो मेरे को 100 रुपीज में हो रहा है, तो मेरे केवल 70 रुपीज जा रहे हैं। और एक जगह ऐसा हुआ कि मेरे पास में कम प्रोबेबिलिटी है लॉस की, ठीक है? मान लो यहाँ पर 30% लॉस का चांस है, बट ये जो मेरे 30% हैं, ये 1000 रुपीज के हैं, तो यहाँ पर मेरे 300 रुपीज चले जाएंगे, राइट? तो मेरे पास लॉस ज्यादा यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हायर रिस्क है। तो मैग्नीट्यूड क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, और लाइक्लीहुड कितना है कि ये इवेंट्स हो ही सकते हैं, ये भी हमारे लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो भी रिस्क में कैलकुलेट होती है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट ऑन डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो अनसर्टेनिटी बेस्ड डेफिनेशन होती है रिस्क की। तो रिस्क जो है वो आपका कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा? जब प्रोबेबिलिटी जो है लॉस की वो 0 या 1 है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क आपका कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 है या तो 1 है। मतलब 1 है तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज गोइंग टू हैपन, मींस आई एम 100% श्योर, नॉट इवन प्रीटी श्योर। और अगर यहाँ पर 0 है तो आई एम पर्टिकुलरली श्योर कि यहाँ पर ये इवेंट नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो कोई अनसर्टेनिटी तो बची ही नहीं। तो दोनों ही केसेस में जो आउटकम है वो हमें एडवांस में पता है कि या तो ये इवेंट होगा ही नहीं या तो ये इवेंट होगा ही होगा। तो 5 डिफरेंट मीनिंग्स हैं रिस्क के इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क एज अनसर्टेनिटी, कि भाई कितना यहाँ पर अनसर्टेनिटी है आउटकम की किसी भी इवेंट की। रिस्क एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, तो यहाँ पर चांस या लाइक्लीहुड क्या है कि एक लॉस हमें होना ही होना है, ठीक है? फिर यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, कि जिस ऑब्जेक्ट या एंटिटी को हमने इंश्योरेंस दिया है, अब यहाँ पर हो सकता है हमने बिल्डिंग को इंश्योर करा, ठीक है? अब यहाँ पर फायर की जितनी भी प्रोटोकॉल्स थे उन्होंने फॉलो नहीं कर रखे, तो हायर रिस्क है कि भाई यहाँ पर आग लग जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर अपने पास में सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रखे हैं और यहाँ पर उनके पास में हर चीज पास में है, और ऐसा मान लो कि यहाँ पर ना आपके पास में फायर ब्रिगेड भी बहुत जल्दी आ जाती है उस एरिया में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास कम लॉस का रिस्क होगा। रिस्क एज अ पैरल, कि यहाँ पर कॉज क्या है लॉस का, या इवेंट जो है कौन सा ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से एक लॉस अक्कर हुआ। रिस्क एज डिस्पर्जन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल मीनिंग दिया है हमने रिस्क को, जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन के अकॉर्डिंग इसे लेकर चलेंगे कि कितनी वोल्टिलिटी है या कितनी वेरिएबिलिटी है आउटकम्स में। वोल्टिलिटी का मतलब होता है कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, और वेरिएबिलिटी है कि कितना यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है आउटकम में, ठीक है? वेरिएशंस कितने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को हम दो तरह से यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि यहाँ पर मेरा पैसा या फिर जो एसेट है, ठीक है, वो यहाँ पर लूज हो जाएगा, तो इससे हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या लॉसेस आ सकते हैं रिटर्न्स में। तो अनएक्सपेक्टेड वोल्टिलिटी या वेरिएबिलिटी हमारे रिटर्न्स में, जैसे स्टॉक्स का मैंने एग्जांपल दिया, गोल्ड का एग्जांपल दिया, तो ये हमारे फाइनेंशियल हेल्थ किसी इंडिविजुअल या बिजनेस की जो है वो अफेक्ट करता है। तो फाइनेंशियल रिस्क मैट्रिक्स हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? शेयर होल्डर का कितना कैपिटल, उसने कितना फंड लगा रखा है और कितना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अपनी बोरोइंग्स ले रखी हैं।
तो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि हमने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, और अगर हमने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है तो यहाँ पर ज्यादा बोरोड फंड की वजह से ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग, क्रेडिट रिस्क, रिस्क एक बोरोअर का जो कि डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट पर, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होगा, लॉसेस हमारे मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से होंगे। लिक्विडिटी रिस्क होगा कि हमारी इनेबिलिटी है, हम अपने एसेट्स को कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर जब ऊपर नीचे होता है, मान लो पॉसिबल सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर वॉर का सिचुएशन बनने लग गया, तो हम देखते हैं कि मार्केट में सडनली जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो ये हो गया मार्केट रिस्क, ठीक है। कि आपके मार्केट में ही फ्लक्चुएशंस चल रही हैं प्राइसेस में। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि हम अपने एसेट्स को कैश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे अब गोल्ड है ना, गोल्ड यहाँ पर मैं बेचने जाऊं, मार्केट में कोई खरीदने के लिए ही नहीं मिल रहा। मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी का जो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन था वो बहुत खराब हो गया सडनली, और उसको कोई भी बायर्स नहीं मिल रहे हैं। लोअर सर्किट जिसे हम बोलते हैं, अगर आप फाइनेंस थोड़ा जानते हो तो यहाँ पर जब कोई बायर ही नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर सामान को बेच ही नहीं पा रही एसेट को, तो मेरे पास में लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एसेट को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी को बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एसेट जो है वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं रेपो रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज पे जब चेंजेस आते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स भी बदलते हैं, है ना। तो अगर किसी ने अपने फंड्स लैंड करे हैं, मतलब किसी ने अपना पैसा उधार पर दिया है, तो उसको अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। किसी ने बोरो करा है फंड, उसने बोरो करा है तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो उसका यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क को, अब यहाँ पर आउटकम्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास में स्टैटिस्टिकली बेसिकली क्या हो रहा है, पर्सनल प्रेफरेंसेस, चॉइसेस या एथिकल कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने जो भी यहाँ पर आउटकम्स आ रहे हैं उनको मॉनेटरी फॉर्म्स में तो नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा आता है यहाँ पर स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम खाई और बहुत ठंडी में खाई, मेरे सर दर्द हो गया, तो ये सर दर्द जो है मेरे लिए क्या हो गया, एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो गया। रेपुटेशन यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। ऑल्दो रेपुटेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो फाइनेंशियल रिस्क में भी आपकी आ जाती है, बट इनिशियली वो क्या होती है, एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क होती है। स्टैटिक रिस्क जो यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस या नेचुरल इवेंट्स की वजह से आ रहे हैं, ना कि इकोनॉमी में कोई चेंज हो रहा है। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई और बिजनेसेस को बंद करना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आया तो बिजनेस का पूरा यहाँ पर ही खराब हो गया, है ना। तो नेचुरल कलामिटीज, डिसऑनेस्टी किसी ने शो करी, फायर लग गई, एक्सीडेंट हो गए, तो कांस्टेंट ओवर टाइम ये रहेंगे और प्रेडिक्टेबल रहते हैं फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। फिर आते हैं डायनेमिक रिस्क को। डायनेमिक रिस्क कौन से हैं, यहाँ पर इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो गए, सोशल अनरेस्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। जैसे अब हमने देखा है कि एक टाइम पर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री की जॉब्स बहुत निकलती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर सब चीजें ऑटोमेट होने लग गई, तो उस तरह की जॉब्स कम हो गई। फंडामेंटल रिस्क, फंडामेंटल रिस्क कौन से होते हैं, इम्पर्सनल या फिर वाइड स्प्रेड रिस्क, जो कि सोसाइटी के एक बड़े सेगमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और कलेक्टिव एक्शन हमें करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए होता है। तो इम्पर्सनल या फिर वाइड स्प्रेड रिस्क वो रिस्क हो गए जहां पर लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या फिर एंटायर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, ठीक है। देन आते हैं पर्टिकुलर रिस्क को। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई लॉस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस हो गए, कोई लोकल इवेंट हो गया, तो उसकी वजह से अब ये ज्यादातर कंट्रोलेबल होते हैं और इनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलता। अब आते हैं प्योर रिस्क, जहां पर हमें पॉसिबिलिटी है या तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है, या लॉस नहीं होगा, लेकिन गेन तो बिल्कुल नहीं होना। तो जैसे मैंने यहाँ पर मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी जब मैंने खरीदी है तो मुझे ये पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, ऐसा नहीं है। कोविड-19 में ऐसा नहीं हुआ था। एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ बस। तो मान लो यहाँ पर आपको अब लगा कि भाई ये तो रेट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं, और नहीं भी बढ़ेंगे तो सेम रेट्स रहेंगे, कम तो नहीं होने। तो कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होने के चांसेस हैं, या तो फिर लॉस होने के चांसेस हैं लेकिन गेन नहीं होगा, ठीक है।
तो अनइंटेंशनल या फिर अनप्रेडिक्टेबल ये आपका नेचुरली होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं। तो आउटकम्स यहाँ पर लॉस या नो लॉस रहेगा। ये प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया। हम इसमें क्या ले सकते हैं, हेल्थ रिस्क का ले सकते हैं। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब हो सकता है कि यहाँ पर मुझे तबीयत खराब हो जाए और मुझे कुछ बिल्स वगैरह पे करवाने पड़े, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं आए, लेकिन कोई गेन तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो कंपनी आकर मुझे कैश देकर मेरी पॉकेट में जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा लॉस, लेकिन गेन कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेशन क्या होता है, स्पेक्युलेशन होता है कि मैंने यहाँ पर सोचा था प्राइसेस इस पर्टिकुलर कमोडिटी के बढ़ जाएंगे, ठीक है, और जब उसके प्राइसेस बहुत कम थे मैंने उसे बाई कर लिया, और जैसे ही प्राइसेस बढ़े मैंने उसे तुरंत सेल कर दिया। तो मैंने इस कमोडिटी को क्यों खरीदा था, क्या मुझे यूज करना था, नहीं, केवल और केवल यहाँ पर प्रॉफिट बनाना था। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आती है पॉसिबिलिटी की लॉस या नो लॉस या फिर गेन होगा, इंटेंशनल और सेल्फ अज्यूम्ड होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं और ये इंश्योरेबल नहीं होते। फिर आते हैं सब्जेक्टिव रिस्क को। सब्जेक्टिव रिस्क में क्या होगा, पर्सनल परसेप्शन या मेंटल स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल का कि यहाँ पर कितनी अनसर्टेनिटी या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव रिस्क। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाउट है, फियर है, वरीज हैं कि भाई ये कोई आउटकम आपका इवेंट का आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो रिस्क है ये वेरी करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है, ना कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। सेम इवेंट्स यहाँ पर आपके देखे जाएंगे एज हाई रिस्क बाय वन पर्सन एंड लो रिस्क बाय अनदर पर्सन, ठीक है। एक ही इवेंट को मुझे लग रहा है कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा रिस्क है, आपको लग रहा है कि नहीं इतना भी रिस्क नहीं है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं ये पर्सनालिटी ट्रेट्स के तरफ, जैसे रिस्क अवर्जन, कॉन्फिडेंस या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब आते हैं नेक्स्ट लाइबिलिटी रिस्क को। तो यहाँ पर हो सकता है कि लीगली रिस्पॉन्सिबल माना जाए कि जैसे मान लो किसी से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक से जा रहा था, ठीक है, अब बाइक से जा रहा था, सामने से कोई पर्सन आया, अब बाइक का स्पीड इतना भी नहीं था, बट यहाँ पर पर्सन ने आगे पीछे नहीं देखा, दे जस्ट केम, या फिर बाइक का स्पीड बहुत ज्यादा था और पर्सन यहाँ पर ध्यान से आ रहे थे, स्टिल उनको हार्म कर दिया गया। तो कॉज की जा रही है इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम थर्ड पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। तो आपका लीगल एक्शन या सिविल लॉ सूट्स आ जाएंगे। लीगली यहाँ पर अगर आप लाइबल माने जाते हो तो कंपनसेशन पे करना होगा, कवर किया जाता है इसको लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंडर। तो जो लायबिलिटी रिस्क हैं ये लार्ज फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से आती हैं। एडिक्वेट लायबिलिटी इंश्योरेंस एसेंशियल है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए, ताकि इन रिस्क को मैनेज कर सकें। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट यूज करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारा प्रॉपर प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा जिसमें कि हम इंटीग्रेट करते हैं और सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाते हैं कि यहाँ पर देखो रिस्क को हमेशा कैसे समझना है कि एक बीमारी की तरह। अब किसी भी बीमारी के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सिम्टम्स देखकर बोलते हैं कि आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी और पर्सन को ये पर्टिकुलर बीमारी है ना। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर कर देखते हैं कि ये जो बीमारी है ये किस लेवल तक आ चुकी है, अगर किसी स्टेज पर आ चुकी है, इसके बाद में हम इसको दवाइयों के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अलोंग विद दिस इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है टेस्ट के थ्रू, एंड हम इसके बाद में इसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते तो उसे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सेम आपका रिस्क होता है जिसमें हम रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं कि कितना रिस्क यहाँ पर हो सकता है। आइडेंटिफाई करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के बाद में इस रिस्क को एड्रेस करते हैं इफेक्टिव वे में। अब इसको ना हम कल कवर करेंगे, बाकी जो भी पार्ट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो कल की क्लास में हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हजार्ड्स क्या हैं, डेटा की डायरेक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजों को अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।